ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी की माइक्रो इरिगेशन पॉलिसी अच्छी है। मैं उनकी सोच को समझता हूं और सराहता भी हूं कि मैं खुद एक ऐसी विचारधारा से संबंध रखता हूं, एक ऐसे समाज से संबंध रखता हूं जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है। लेकिन जब तक माइक्रो इरिगेशन की जागरूकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा किसानों के अंदर, और आदमपुर में ये जागरूकता बढ़ाने का प्रयास मैं भी करूंगा, लेकिन तब तक किसानों की निजी खालों की नीति पर पुनर्विचार किया जाए, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ सिंचाई के पानी की पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार को एसवाईएल के मुद्दे को और भी गंभीरता के साथ देना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के हिस्से का 3.5 MAF पानी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजला जी ने सन 1982 में पंजाब के पूरे गांव के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कस्सी चलवाकर नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और अपने शासनकाल में 98% काम पूरा करवाकर अदालतों में भी हरियाणा के हितों की जमकर पैरवी की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारे किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि एसवाईएल के मुद्दे पर हम सभी को एकजुटता दिखानी होगी। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से मैं अपने विपक्ष के साथियों को आमंत्रित करता हूं कि सिर्फ एसवाईएल के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के जनहित के सभी कार्यों में अब सकारात्मक भूमिका निभाएं, क्योंकि सदन में हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि हरियाणा की 36 बिरादरी का विकास हो, और विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब भी इसमें सहयोगी बने, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। विपक्ष के लिए मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। उपाध्यक्ष महोदय, आदमपुर की 2 बातें रख रहा हूं। टाइम हो गया। इस बजट सत्र के अंदर 2 ही मिनट और है जी, पक्का। इस बजट सत्र के अंदर महत्वपूर्ण संवाद में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता था, महिला सशक्तिकरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अन्य मुद्दों के बारे में, लेकिन सदन के समय का सम्मान करते हुए मैं अंत में सिर्फ मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे गंभीरता के साथ और तुरंत प्रभाव के साथ आदमपुर की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि मुझ पर है उम्मीदों का पहाड़ आदमपुर की उस महान जनता का। मुझ पर है उम्मीदों का पहाड़ आदमपुर की उस महान जनता का, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा। बड़े ही विश्वास और उम्मीद के साथ आदमपुर के लोगों ने भाजपा को और हम सभी का साथ दिया, बल्कि 2019 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट इस उपचुनाव में हमें मिले। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जो मुख्य मांगे आदमपुर की है, जैसे खाड़ की बात है, बिजली की बात है, सड़कों की बात है, ढाणियों की बात है, इन सभी को तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई शुरू करें। इनके साथ साथ बालसमंद महिला कॉलेज को चौधरी भजनलाल जी के नाम पर खोला जाए, भीड़ हिसार को मालिकाना हक जल्द से जल्द दिलाया जाए, मंडी आदमपुर बस स्टैंड और हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और आदमपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए। महोदय, एक और गंभीर मुद्दा है कि मंडी आदमपुर के 36 बिरादरी में नगर पालिका को लेकर भारी रोष है और काफी समय से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री प्रार्थना है कि नगर पालिका को भी वो जल्द से जल्द तोड़ने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, ये सदन लोकतंत्र का वही मंदिर है जहां पर युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जैसी महान हस्तियों ने अपने अथक प्रयासों से हरियाणा की तकदीर लिखने का काम किया, और आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की रहनुमाई में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार पुनः मैं उन्हें एक बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कृषि की जड़ों को और मजबूत करते हुए, महाभारत की जन्मभूमि को नमन करते हुए आओ हम सब साथ मिलकर संघर्ष करें ताकि हमारा हरियाणा विकास की नई उड़ान भर सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मोदी जी आज भारत को G20 का नेतृत्व दिलाकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमारे विपक्ष के साथियों के लिए एक शेर और बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी मनोहर की जोड़ी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी समझने के तरीके बदले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा जिला फतेहाबाद के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज इस सदन की कार्रवाई देखने के लिए
दर्शक दीर्घा में उपस्थित है, मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्रीमती किरण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, ये बजट जो है, ये इसकी संज्ञा जो है अमृतकाल की तरह कही गई है, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सच्चाई के अंदर इस बजट में ना तो C2 फॉर्मूला का कोई जिक्र है, ना कोई वैदिक तरीके से MSP को लागू करने की कोई बात है, ना कोई गरीबों के लिए बात है, ना मजदूरों के लिए है, स्मॉल सेक्टर जो है MSME उनके लिए नहीं है, OPS पेंशन वाले जो हैं उनकी जो पेंशन काट दी गई है, हमारे जो पंचायती राज के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको डंडों की बौछार उनके ऊपर करी गई है। तो ये इस तरह का बजट जब पेश करा जाता है तो आप समझ सकते हैं इसको अमृतकाल की तरह संज्ञा किस तरह से दी जाए। मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा अच्छा होगा, अगर हम इसको राहु काल का समय कहेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा काम है बजट के ऊपर आंकड़ों की बात करने का, और ये बजट जो है, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, ये बजट जो है ये आंकड़ों का मायाजाल है। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मेरा टाइम होएगा। नहीं, तो बचार कहाँ हुई? मैं एक मिनट में बैठ गई। बजट में डंडों की बचार कहाँ हुई? बजट पे बोल रही हूँ मैं बजट पे बोल रही हूँ। बोला आप कंटिन्यूस करो प्लीज। बोलने दो, बोलने दो। गलत बात है। बोलिए प्लीज। नहीं, अब मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यूस करें। आप बैठिए ना, आपकी मेंबर बोल रही है। आप तो ना डिस्टर्ब करो, आप कर रहे हो अब तो डिस्टर्ब। आप बैठो प्लीज, आप बैठो। तो बोलने तो दो उनको, उनका नंबर है। बत्रा जी, किरण चौधरी जी का नंबर। किरण चौधरी जी, आपका समय चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जी जी, ये बजट पे बोल लेंगे, लेकिन आप पहले इनकी जो वो अपना अम्बाला से हैं, क्या नाम उनका, गोयल साहब, उनकी स्पीच निकलवा लो। एक लफ्ज बजट उनको कहा, सिर्फ अपना गाथाएं गाते रहे। इनका देखो ना, हमारे ये बोल रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं बोलिए, आप बोलिए। अब बीच में ना आप बोल रहे हैं तो सही, बाद में मैं बोल लूंगी। आपका टाइम चल रहा है। नहीं, आपका मेरा तो आप बैठे रहेंगे तो टाइम जा रहा है। मैं बोल दूंगी, लेकिन बीच में ना हो। ये बजट जो है, ये मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, मैं बहुत कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि GSDP और डेट लाइबिलिटी का जो अनुपात है, जो परसेंटेज है, उसके आंकड़े RBI की रिपोर्ट से और जो हमारा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट के एट अ ग्लांस की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। सारे के सारे उसके अंदर हैं। डेट लाइबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ GSDP इन हरियाणा, ईयर 2020 के अंदर RBI का रेट है 28.8%, हरियाणा बजट में है 27.69%, 2021 में है RBI का 32.5%, हरियाणा बजट पे लिखा हुआ है 26.15%, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं RBI के हैं 29.3%, और जो है हमारे हरियाणा के बजट जो उसमें दिया है 25.78%। बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के अंदर RBI का जो है वो है 28.3% और 25.45%। अध्यक्ष जी, ये स्पीच के अंदर दोहराया गया है, गलत तरीके से सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसको दोहराया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है, जो स्टेट डेट लाइबिलिटी है बजट एस्टिमेट्स की 22-23 की, इसके अंदर 2,43,779 करोड़ रुपए थी, जो इस साल रिवाइज एस्टिमेट जो है 22-23 में बढ़कर 2,56,885 करोड़ हो गई। सवाल यहाँ उठता है अध्यक्ष जी, और मैं पूछना चाहूंगी, अपने जवाब के अंदर जवाब दीजिए कि 1,300 करोड़ रुपए जो रिवाइज्ड और बजट एस्टिमेट्स के अंदर 2022 और 2023 में जो ये फर्क आ रहा है, ये कैसे आया? ये क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है सरकार ने? इसके ऊपर जरूर जो है हमारे को बताया जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि बजट एट अ ग्लांस अगर आप देखें, उसके फुटनोट के ऊपर एक एंट्री है जो लास्ट ईयर भी करी थी, बहुत छोटी सी एंट्री है ताकि किसी को नजर ना आए। उसमें कहा था, उसको बार बार रिपीट करा गया है, और इस साल जो है उसके अंदर एक्चुअल डाल दिया है। एक्चुअल से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वेरिएशन जो अमाउंट में आया है, ये किस लिए आया है? ये बहुत ही पजलिंग फिगर है, इसके ऊपर भी जरा रोशनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए डालें। GST कॉम्पनसेशन जो है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार,
जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है हमारे को इसलिए दिया जाना था कि हमारा जो नुकसान था वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पैसा हमें मिलता और वो नुकसान की भरपाई होती। लेकिन आज जो है ये डबल इंजन की सरकार जो है, बजट एट अ ग्लांस 2022 के अंदर और 24 को आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके पिछले साल का रेवेन्यू जो रिसीट है, इसमें ये इस तरह से आंकड़ों का माया जाल फैलाया गया है कि पिछले साल की रेवेन्यू रिसीट में इजाफा हुआ है और घाटे का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। 2 साल हो गए, 2 साल समय से सरकार जो है, भारत सरकार ने हरियाणा को इसका भुगतान नहीं करा है। जीएसटी का जो है, जीएसटी के एवज में इन्होंने बैक टू बैक लोन लिया है, जो दूसरी सरकारों के अंदर जो बाकी जो सरकारों ने जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने अपनी किताब में बही खाते के अंदर लोन दिखाया है, लेकिन यहाँ तो ये रेवेन्यू की तरह दिखा रहे हैं ताकि अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए। तो ये बाजीगरी है या नहीं, ये मैं बात कहना चाहती हूँ। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इंडियन ये जो है कैग की रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंसेस की 2021 में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑफ बजट बोरोइंग करी थी। अब जो है माननीय सदन को, जब आप इस तरह की ऑफ बोरोइंग करते हैं तो सदन को उसके अंदर विश्वास में लेना चाहिए। हमारे को तो मालूम ही नहीं है, ये जो है आपकी किताबों के अंदर है लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्या ये होम डिपार्टमेंट ने जो है ये पैसा दिया है, नहीं दिया है, क्या हो रहा है, सदन को मानने का पता होने का पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है फॉर न्यू पेंशन स्कीम, माइंस मिनरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन फंड और स्टेट फॉरेस्टेशन फंड में हमने हिस्सा ही नहीं डाला है। ये हिस्सा नहीं डालने का मकसद ये है कि जो आंकड़े हैं अबाउट 1166.89 करोड़ के जो आंकड़े हैं उनका हेर फेर का जो है पूरी तरह से सिलसिला है। इसके ऊपर भी जो है जरा रोशनी डालें तो पता चलेगा। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ड्यूज हैव नॉट बीन पेड and understatement of this fiscal deficit has been made to the point of 0.15%। तो ये इतने आंकड़ों की हेराफेरी करी गई है, इसके बारे में हम मालूम करना चाहते हैं कि असलियत के अंदर है क्या। 2022 और 23 के बजट एस्टिमेट में और 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट में 1200 करोड़ से ज्यादा का फर्क है। अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे आंकड़े निकाल के देखिए, आपको मालूम चलेगा 1200 करोड़ रुपए का फर्क। ये जो है ये कैसे फर्क आया? ये सरकार ने क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है? जो करी है, अगर ऑफ बजट बोरोइंग करी है तो उसका हमारे को पता क्यों नहीं चला? बजट के अंदर उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करा गया? साथ ही साथ जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू रिसीट है उसके अंदर जो है अच्छी राजस्व वसूली और कुशल प्रबंध के लिए सरकार ने अपनी बहुत पीठ थपथपाई है, लेकिन आंकड़ों का अभाव है। और आंकड़ों से पता चलता है कि 21-22 में हरियाणा का राजस्व की आय 70,493.11 करोड़ थी, जो बजट अनुमान 22-23 में 82,653.88 करोड़ हो गई है। और संशोधित अनुमान जो है, रिवाइज्ड जो है 2022 में 75,714.30 करोड़ हो गई है। बजट अनुमान जो है 23-24 में जो 86,000 और 86,880 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, ये तो मैं समझती हूँ बहुत दूर की कौड़ी, कहीं आसपास भी नहीं इसके फटक रहे हम। सच्चाई तो ये है बजट की। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हरियाणा का कर राजस्व जो है उसकी आमदनी 16-17 के अंदर 10.39 थी रिसीप्ट के मुताबिक, और जो है 20-21 में 2.69 थी रिसीप्ट की। तो हरियाणा का जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड 2016-17 से 2021 तक रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो डिक्लाइन हो गई है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त इकोनॉमी हो रही है, फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं। अभी मेरे बेटे समान है भव्य, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन असलियत के अंदर आप ये देखिए हो क्या रहा है। सच्चाई ये है कि रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो डिक्लाइन करी हैं 9.35% ऑफ जीएसडीपी टू 8.38% ऑफ जीएसडीपी। कितना ज्यादा गिरावट आ गई है, आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। सारा जो है दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, फाइनेंशियल डेवल्यूशन जो सेंटर से आता है, सेंटर से जो पैसा आता है 22-23 का 12.32% था टोटल रिसीट का,
जो डिक्लाइन होके 11.51% करंट ईयर 23-24 के अंदर हो गया, मतलब 12-22 से 11.51 हो गया है। ये है हमारी डबल इंजन की सरकार। कितना पैसा जो है आज हमारी वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार, और सरकार ने मौज कर रखी है। इतना जबरदस्त इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ठीक तरीके से स्टडी नहीं, मेरे पास सारे कागज हैं, मैं कागज लाई हूँ, मैं बगैर कागजों के नहीं आती। हर एक चीज जो है मैं तथ्य के ऊपर बोलती हूँ। और अध्यक्ष जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को कहा गया है कि ये बंद कर दिया गया है। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन बंद हो गया है हमारे 2020 से 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा बंद हो गया है। तो 4,560.16 करोड़ रुपया जो है, जो शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू के लिए, ये हम कहां से भरपाई करेंगे? श्वेत पत्र जो है सरकार इस पे जारी करे, हमें मालूम चले कि ये जो है ये शॉर्टफॉल जो है ये कहां से पूरा होगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर की बात पे आती हूँ मैं। यहाँ तो बाबा सिर पकड़ के जो है अपने आप को जो है तो कोई बात ही नहीं रहती। सच्चाई ये है कि आप देख रहे हैं कि आज भी एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री के अंदर जो आपने आंकड़े दिए हैं, उससे पहले जितना पैसा दे रहे थे उससे करीब करीब 750 करोड़ लेस हो गया। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को आप टाइम नहीं देंगे। और पिछले 2 साल में बाजरा बिजाई करने वाले किसान जो हैं वो खून के आंसू पी रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये कागज है जो मेरे को विधानसभा ने जिसका जवाब दिया मेरे प्रश्न के ऊपर, और कि बाजरा का जो है करीब 11,069.95 जो है बिलो एमएसपी जो है उस बाजरे को प्रोक्योर करा गया। अब आप मुझे बताओ, भिवानी और दादरी के अंदर 7,017.65 जो है हैफेड के ये हैं आंकड़े जो, और आपके आंकड़े हैं जो आपने दिए। 7,017.65 जो है वो आपने क्विंटल जो बाजरा है वो आपने बिलो एमएसपी आपने करी है। 1492.35 जो है वो दादरी में करी है। और इसी तरह से सारे हरियाणा के आंकड़े अगर लगा लें तो 11,069.95 क्विंटल बाजरा बिलो एमएसपी हैफेड ने करा है। किस बात की? मैं अपनी ये पीठ थपथपाते हैं, किस बात के लिए ये बात करते हैं? सारी झूठी बात की पुलटते, हर तरीके से झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कागज दिखा रहे हैं सारी की सारी बातें। साथ ही साथ सरसों जो है, ये जो है इसका एमएस कहते हैं हमने 12-14 जितनी भी एमएसपी का हमने कर दिया है। एमएसपी को वैदिक तो भाव दे नहीं रहे हैं, उसका वो कर नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ जो उसका जो एमएसपी का भाव है सरसों का, वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। एमएसपी का भाव जो है 5,450 क्विंटल जो है वो भी आज जो है 4,000 या 5,000 तक जो है वो बिक रहा है। तो असली बात ये है अध्यक्ष जी कि आलू पिट गया। क्या आलू जिसकी लागत जो है किसान की लगती है 6-7 रुपए लगती है प्रति किलो, वो जो है उसका 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो है कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा है। हरियाणा कृषि के ऊपर आधारित है और कृषि के साथ ये हालात हो रहे हैं कि कृषि जो है किसी काम का नहीं रहा। किसान भाई हमारा दुखी होकर जो है उसको सिर पटक रहा है। पाले से जो सरसों का हाल हुआ है वो तो सारा है, वो अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पाले की पछेती फसल, अगेती फसल, सारी फसल नष्ट हो गई है। और कहा गया है कि 50% से नीचे जो है गिरदावरी करी जाए ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये जो है पाला शब्द जो है, ये श्रुति चौधरी जब एमपी थी उन्होंने अपने समय पर केंद्र के अंदर ये कानून बनवाया था कि पाले का भी मुआवजा किसान को मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पाला पड़ा, उस समय श्रुति के टाइम पे 36 करोड़ का जो है मुआवजा बटा था, और आज जो है किसान को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हालात जो है ये। और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगी अध्यक्ष जी, ये जो है नहीं, मैं आप एक बहुत अहम बात एक मिनट, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लंबा और भी हाँ कोई बात नहीं, लंबा और भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाकी मेंबर्स में से मैं बस 5 मिनट में खत्म कंटिन्यूस टाइम फिक्स है। फाइंड अप कर आपने बोलना है तो फिर मैं मैं एक बात और कहना, हाँ टाइम आपका निश्चित है। मैं वाइंड अप कर दूंगी, मैं वाइंड अप कर 1 मिनट मेरे 2-4 वाइंड अप कर दो, करो वाइंड अप करो फिर। नहीं तो आप ये बीच में ना वो 12 कैसे बजा दिए? नहीं बंद है घड़ी, अभी आप बैठे हो तो बंद है। नहीं आपने आगे कर दिया, बहुत चल रही है गाड़ी, खड़ी कर चल रही है। आप खड़े तो फिर बोल लो तो सही। अध्यक्ष जी, दरियापुर गांव है तो शाम के अंदर
वहां पर ये जो है बाजरे की फसल का जो है पूरा का पूरा, उस दिन सीएम साहब ने कहा कि सारा पैसा जो है खातों के अंदर चला गया है। तो मैं वहां पे जब दौरा कर रही थी दरियापुर गांव के अंदर, मैं गई, मैंने उनसे पूछा भाई थारे खातों में पैसे आ गए होंगे? कहता बहन जी हमारे तो खातों में आए कोनी पैसे, लेकिन जिन्होंने बाजरा बोया ही नहीं है, खाली जमीन है, वहां पे पैसे हो रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इस तरह से नाकों तले ये सारा काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करा जाता है। ये सबसे ज्यादा दुख की बात सारी है। बिल्कुल इन्हीं के सपोर्ट रहे, उनको एफआईआर लिखवा दी है, उन्होंने घपला किया था, एफआईआर लिखवा रखी है, इन्हीं के सपोर्ट रहे हूँ। यार कोई बात नहीं, आप करें कंक्लूजन। इनका अपना हल्का लोहारू है, उसमें 49 किसान ऐसे हैं बेचारे जो मेरे पास लेकर आ रहे हैं अपनी दरखास्त कि हमारे को दिलवा दो जी, हमारे को नहीं मिले हैं। वो इनके अपने हल्के के हैं, मेरे पास दरखास्त है उनके हल्के की। बात ये है अध्यक्ष जी, सिंचाई और पेयजल का जो हाल है, सारा का सारा पानी काट दिया गया है। सारा जो सबका साथ सबका विकास और ये सारी बातें सब बेकार की हैं, पानी में बह गई हैं। सच्चाई ये है, कहाँ तो हमारा जो पानी जो था वो मिला करता था 872 क्यूसेक पानी जो हमें मिलता था, वो आज 300 क्यूसेक पानी की बात कर रहे हैं। पानी यही है और कहते हैं टेल तक पानी पहुंचा रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आज हरियाणा के 5 जिलों के अंदर राशनिंग हो रही है, पानी पीने का नहीं है। 1200 रुपए हर एक घर जो है दे रहा है, तब टैंकर से पानी आ रहा है। थैंक यू अध्यक्ष जी, नहीं थैंक यू कैसे हो गया जी, वो कह रहे हैं हमें बोलना है, फिर बात नहीं। 2 मिनट और वो कह रहे हैं 2 हमें मिनट बोलना हो रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी ने नाश करके छोड़ा हुआ है। आम आदमी जो जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त है। और अध्यक्ष जी, मैं अंत में एक बात कहूंगी, ओपीएस पेंशन स्कीम का जो हाल करा है उसके ऊपर तो मैं अपने उसमें दूसरे में बोलूंगी। अंत में मैं ये शेर जरूर पढ़ दूं ताकि ये आपको मालूम चले कि असलियत हालात क्या है। सांस चढ़ गया मेरे। सब कुछ ये मद्देनजर देखते हुए अध्यक्ष जी, ये बजट के आंकड़े देखते हुए सारा ये माया जाल फैलाया गया है। हकीकत पर ये पूरा पर्दा डालने की कायवाद है। सच्चाई के अंदर आज हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और वो आने वाले समय में इनको मालूम चल जाएगा। ये जो है मुझे याद आती हैं ये अदम गौंडवी जी साहब की कुछ गजल की ये पंक्तियां, सुनिएगा जरा ध्यान से। रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, बदल देंगे इन महलों की रंगीनी मज़ारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी जाओ, जो असलियत है जमीन पर आ जाओ वापस। मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। ये सब चांद तारे जो हैं ये धरती के ऊपर नजर आ जाएंगे और 1.5 साल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ईश्वर सिंह जी। संस्कृत का एक दो बड़ा शेर नहीं है संस्कृत का, ये बैठाओ ना, चलो मैं भी बोल सकता हूँ। संस्कृत की ज्ञान की बात बाद में दे दीजिए, काम आएगी सभी को। संस्कृत में मैंने पढ़ा है, बैठो बैठो। संस्कृत में एक छोटी सी चीज पढ़ी है, छोटी सी, सबके काम आएगी। बैठो श्री, आप बैठो यार ये आप तो फिर बैठो। बात हो मत गया कर लियो। हो गया किरण जी। छोटी सी चीज, छोटी सी, नहीं नहीं उन्होंने तो कुछ छोटी सी। नहीं बोल दिया अध्यक्ष महोदय, बोल दिया। अध्यक्ष आप महोदय, बताओ। एक किसी जाने आदमी ने संस्कृत में कहा है, यह दुर्वाणी परित्यज्य है, दुर्वाणी निषेवते तस्यम दुर्वाणी नश्यन्ति अधर्म नष्टमेव। ईश्वर सिंह जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी जो बोलो। आदमी अगला पहला कदम रखने से पहले दूसरा कदम उठा लेता है, उसके रास्ते भटक जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ईश्वर जी, ईश्वर जी डिप्टी स्पीकर सर, बैठो प्लीज प्लीज। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वो बोल रहे हैं ईश्वर जी, ईश्वर जी बोल रहे हैं। आपको नहीं कहा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, कोई आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं 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 नहीं, अब नहीं ईश्वर जी, कोई नहीं, ईश्वर जी बोल रहे हैं। बहुत मैंने तो उनका जब नाम मैंने ले दिया। बिठाओ तो। नहीं नाम ले दिया मैंने उनका, ईश्वर जी बोल। स्पीकर सर,
कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा। बैठो। और बैठ तो जाओ मैडम। ईश्वर जी, ईश्वर जी। स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, मैं बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया, उसका धन्यवादी हूँ। सर, ये बजट की परंपरा जो है ना, ये बहुत समय से पुरानी है, राजा राजाओं से भी पहले। और वैसे भी कोई छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, अपना लेखा जोखा देखता भी है, लगाता भी है। और इस हमारे मार्च के महीने के अंदर सभी आदमी, सभी भी कंपनियां, सभी व्यापारी बजट का अनुमान लगाते हैं, क्या खोया क्या पाया। ये बजट जो पेश किया गया, मैं इसके समर्थन में हूं, परंतु ये कई चीजें ऐसी हैं कि हम रिजर्व हलकों से चुन करके आते हैं। हमारा ये धर्म है कि उनकी आवाज को बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई कमी रह गई है तो सरकार तक उस बात को पहुंचाना ये भी हमारा दायित्व बनता है। कई स्कीमें बनाई सरकार ने, बहुत अच्छी बनाई हैं। इसमें आपकी हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड है, एक आपका विधायक आदर्श ग्रामीण योजना है, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना है, फंड कलेक्शन फ्रॉम एक्साइज इन पंचायत स्टेट स्कीम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन प्लस सेंटर फाइनेंस, और मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना है, प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण माइनॉरिटीज सेंटर 60% और स्टेट 40% इसकी राशि देता है। पिछले कई सालों से फंड तो ये नहीं आया। और स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। स्टेट और सेंटर का ये स्कीमें बहुत जनहित कल्याण की हैं। कई चीजें इसके अंदर जो नवीन पेश की गई, जैसे पीपी है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के अंदर ये ऐसी स्कीम है, ठीक है आधार कार्ड की जगह इसने ले ली, परंतु इसमें खामियां भी काफी आई हैं साथ में, और उसको स्वीकार करना इसमें कोई संकोच की बात नहीं। इसमें आपका इनकम, एनुअल इनकम का डाटा जोड़ना, आपकी पेंशन का डाटा जोड़ना, राशन कार्ड का है, वैकेंसीज का है, सोशल आपका साहित्य का है। इसमें क्या है, सीएससी जो सेंटर खोल रखे हैं उसमें उनकी मर्जी के ऊपर है, किसी की ज़्यादा लिख देते हैं, वो गरीब आदमी वहाँ आकर के मार खा जाता है। किसी की जो है आपका पेंशन उम्र कम ज़्यादा लिखी जाती है। ये इसकी खामियां को जरूर पूरा कराया जाए। स्कीम बहुत अच्छी है, इससे पारदर्शिता भी आती है, इसमें कोई शंका नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी आती है इसमें, और सुशासन का ये पहला कदम है। ई गवर्नेंस के अंदर कि जिसमें शासन कम सुशासन ज्यादा काम करे, वो इसको ध्येय को पूरा करती है ये पीपीपी। इसमें सुशासन ट्रांसपेरेंसी भी आती है, इसमें कोई दुराय नहीं, परंतु जो आदमी, जैसे मुंशी ने कोई चीज लिख दी थाने के अंदर, 10वीं पास है तो वो हाई कोर्ट तक चली जाती है चीज, वही बनी बनाई। वही अब इसके अंदर सीएससी जो लिखता है उसको या तो बदल दिया जाए सीएससी के अंदर सेंटर, या उसको चेकिंग हो उसके ऊपर कुछ, ये इसकी खामियां है, इसको दूर किया जाए। अंत्योदय है, अंत्योदय का ये मतलब है कि जो व्यक्ति लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, जो पहले को वस्तु मिली है, जिस रेशो में मिली है, जिस संख्या के हिसाब से उसको मिली है, लास्ट वाले को भी वही मिले, तो अंत्योदय उसी को कहा जाता है। अच्छी स्कीम है, इसको लागू किया जाए। मैं आपसे जहां ये बात बताई है, मेरा सुबेरी क्वेश्चन भी था, और मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से सारे आंकड़े, सुबह मंत्री जी ने जवाब दिया, मैंने भी कहा कि आंकड़े गलत बोल रहे हैं।
और ये आज अभी मैं आपको रूटीन जो है ना रिटन के अंदर ये सारे आंकड़े इसलिए पेश करता हूं कि देखिए हमारी प्लानिंग है, कंपोनेंट प्लान जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई है वो 1975 में बनाई गई थी और उसके अंदर 60% पैसा सरकार देती है सेंटर की, 40% देती है स्टेट गवर्नमेंट। बड़ी तरकीब से, बड़ी चतुराई से 2019-20 का जो आंकड़ा पेश कराया वो है 38,564 करोड़ रुपए का। ये स्टेट की प्लान है और स्टेट के एक्सपेंडिचर क्या है 33,205 करोड़ रुपए। सर बजट की अलॉटमेंट जो हुई है 7610 और यूटिलाइज जो है उसके अंदर 6475। ये एक सरेंडर जो है ना बजट सरप्लस हुआ कितना 1152 करोड़ रुपए उसके अंदर कम हुआ 2019 और 2020 के अंदर। ये मैंने आपको मंत्री जी सवेरे भी बताया था कि हमारे पास आंकड़े हैं। हमने कोई जरूरत नहीं किसी की ग्रांट की, किसी की मदद की, किसी के फंड की कि शेड्यूल कास्ट को ये दिया जाए। जो सेंटर ने स्कीम बनाई उसका जो पैसा आया और यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो तो हमें पूरा मिलना चाहिए, यही हमारा जो है डिमांड है। फिर इसमें जरूरत क्या है जब उसमें भी और क्या मिसगाइड कैसे किया हाउस को। जो स्टेट सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूं आपको, गलत कैसे कर रहा हूं। मेरी बात जो है ना, जो आंकड़े आपने मांगे तो दिए गए हैं, ये आंकड़े आप अलग मांग रहे हैं। हमने पहले भी आप मंत्री जी बोलने तो यदि मेरी बात गलत हो अब मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस करें, कोई बात बोलनी है तो अभी इस तरीके से बताया नहीं जो है ना आपने कैसे कर दिया। आप चेयर को एड्रेस करके दे सकते हैं, ऐसे इसके साथ मेल ही नहीं खाता उस बात का। क्या क्वेश्चन मंत्री जी? मैं ये क्वेश्चन नहीं है मंत्री जी, मंत्री बैठिए, आप आफ्ताब जी प्लीज। ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर सिंह जी कंटिन्यूस करो, आप बाद में जवाब दे देना, जब जवाब देंगे। आप एक बात बताइए, हमारी बात को यदि ऐसे दबाएं तो फिर तो जो है ना वो प्रमाणित तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के अंदर कि पब्लिक में मैं आप मेरे को आप मंत्री जी आपका संबंध देवेंद्र बबली जी प्लीज, इस तरीके से नहीं होता। हाउस के अंदर आप बैठे हैं, आप मंत्री हैं, नहीं इस तरीके से नहीं। एक बात बताइए, आप इजाजत लेकर के बोल के जवाब देना, जवाब दे दें। सर ये कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, बैठिए ये कोई क्वेश्चन आवर है जिसके अंदर मंत्री इंटरफेयर करेगा। ईश्वर जी कंटिन्यूस करें आप। मैं एक बात कह रहा हूं कि इन्होंने, सुनिए मेरी बात ही, आप एक मिनट मेरी बात पूरी सुन ले, फिर यदि गलत तो फिर ऐसे नहीं ईश्वर जी, आप चेयर को एड्रेस करें। मैं आपकी वजह से तो बैठाया ही नहीं आपने, मैं क्या करूं चेयर। हाँ आप बोलिए। अब आप एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की हरियाणा के अंदर। हम उसी बजट को मांगते हैं कि बजट में 20% ही हमारा हिस्सा होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं, कोई दोहराई नहीं, कोई जो है ना भीख नहीं। 20% के हिसाब से इन्होंने टोटल प्लान जो बनाया 38,564 करोड़ रुपया। 20% का इसके अंदर निकलना चाहिए था परसेंटेज, और परसेंटेज कहाँ निकाली? स्टेट प्लान एक्सपेंडिचर की जो खर्चा हुआ। अब खर्चे के ऊपर तो दिखा दिया 20.17%। ये परसेंटेज जो है बिल्कुल गलत है। जो मंत्री जी भी कह रहे हैं इसमें से कि आंकड़े तो बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा हूं। आप जो स्टेट प्लान के ऊपर जो पैसा दे रहे हो उस पर निकालोगे परसेंटेज, और खर्चे पर निकालोगे। खर्चा जो है ना आपका बता रहा है कुछ हो रहा है, और ये प्लान बता रही जो टोटल है कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल मिसगाइड करने वाली बात है, इसलिए मैं फिर दोबारा इसी बात को कहता हूं। इसी तरह से 2021 का है, 2021 के अंदर 39,506 करोड़ रुपए आया और एक्सपेंडिचर है 34,177। बजट अलॉट हुआ 79,84 और यूटिलाइज जो है 7161 रुपए। ये करोड़ों के हिसाब से 900 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। आप फिर बोल रहे हो, आपका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर आपका जो है ना 20.17 नहीं बनता, इसके अंदर तो आपका 15% बनता है। आप कैसे मिसगाइड नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? तो जब भाई 15% 20% कैसे हमारी हाँ करवा रहे हो, हाँ होना चाहिए। अब मामला ये है इस बात का कि उसी तरह से 21-22 का है 50,763
ये प्लान बनी, एक्सपेंडिचर हुआ 4059 ये करोड़ रुपया, और बजट का यूटिलाइजेशन हुआ 8639 रुपया, 2000 करोड़ का फिर इसके अंदर कमी आई है। तो इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, 21.56% परसेंटेज दिखा दी। ये परसेंटेज दिखा करके, और अब आपका जो है ना बजट है, इसके अंदर तो मैं कुछ कहना यूं नहीं चाहता, कभी तो ये खर्च ही नहीं है, इसमें पैसा आया। मैं ये क्या बात हुई, नहीं हमारी पार्टी का जो टाइम है, मेरा वो थोड़ी घंटे बचाने का, आप मेरा टाइमर, ये कौन सी बात हुई जो है, आप तो नियम के हिसाब से बजाओगे घंटे बीच में, तो मेरे तो हमारे साथी। एक बात बताइए, ये हमारा जो पैसा है, मेरा कहने का भाव ये है कि जो यूटिलाइज हो पैसा वही दिखाया जाए, और आने वाले इस टाइम के अंदर, अब जो टाइम है इसके अंदर जो साल का खर्चा दिया है इसको पूरा यूटिलाइज करें, एक्सपेंडिचर के ऊपर इसको परसेंटेज ना निकालें, इसका जो अलाट किया गया पैसा उसके ऊपर निकालें, ये मेरा कहने का भाव है। सर अब हमने, मैं बस 5 मिनट लूंगा सर, हमने आपसे मैंने पहले कहा था कि हमारा दायित्व दूसरा शेड्यूल कास्ट के साथ ज्यादा नहीं, कि 21,000 रुपये फीस है जो देते हैं वकील की। कोई शेड्यूल कास्ट के केस दर्ज हो जाए, आग लगा दे, घर फूक दे, उसका जो सिर फोड़ दे, उसका जो है ना दुष्कर्म को हो जाए, तो क्या होता है कि वकील, ये बजट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, 21,000 रुपये फीस है वो देती है सरकार। 21,000 तो मुंशी भी नहीं लेता कोई आज, तो 21,000 फीस को बढ़ा करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उसको 1 लाख रुपए किया जाए, ताकि मर्डर का मामला आ गया, रेप का मामला आ गया, उसके अंदर 21,000 लेकर का कौन वकील बनेगा, कौन जो है ना उसकी गवाही देगा किसी हिसाब से, तो इसको बजट को बढ़ाया जाए। आपकी कंपनसेशन है, कंपनसेशन 8 पॉइंट, यदि कोई मर्डर हो जाता है शेड्यूल कास्ट का, कोई दबंग आदमी वंचित आदमी को मार देता है, तो उसमें 8,25,000 रुपये कंपनसेशन मिलती है। वो कंपनसेशन है, वो पहले फीस थी, इसको 10 लाख किया जाए। इसमें हमने रिकमेंड भी करा कमेटी की तरफ से इस बात को, और उसी तरह से आपका गैंग रेप का है, उसको भी 10% बढ़ाया जाए। मेरी आपसे कहने का भाव ये था कि ये जो आंकड़े हैं जो दिए गए हैं उसको लागू भी किया जाए। ये लागू ना करने वाली बात में अफसर गुमराह कर देते हैं और मिसगाइड करते हैं, फिर यहाँ ये मेरे भाई या छोटे ये जो बोलने लगे थे, फिर ये अपना महसूस करते हैं उस पोजीशन को। आंकड़े जो आपको दिए गए वही गलत दिए गए, आपका इसमें क्या कसूर है इसके अंदर होगा, ये आपने दर्शाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्कीम अच्छी बनाई है, दही मैंने आपको बता दी। 100 गज के प्लाट 2008 में मिले थे, 2008 के बाद अब 2023 आ गया, 15 साल में क्या आबादी बढ़ी नहीं है, कुनबा बढ़ा नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जो है यहाँ चली गई, उस स्कीम को क्यों बंद किया गया, उसको लागू करें। सबसे पहले जो है ना, सबसे बड़ी बात तो यही बात है कि जब उसको लागू करेंगे 100 गज के प्लाट का, तो गरीब आदमी को एक ही घर के अंदर बड़ा भी छोटा भी जो है, सामाजिक भी गैर सामाजिक भी, सारा उसी के अंदर मेहमान भी आ गया, उसी के अंदर एक नरक बनाया गया। उसको 100 गज के प्लाट जो पहले स्कीम थी उसको लागू किया जाए। ये भी एक बजट का अहम हिस्सा है शेड्यूल कास्ट के लिए। यदि हमने उनका कोई भला करना हम चाहे तो ये अहम स्कीम लागू करनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे हलके के अंदर मैं सिर्फ 1 सेकंड लेकर बैठ जाता हूं, मैं ना बात करूं तो फिर वो अधूरी हो जाएगी। हमारे हलके के अंदर 110 गांव है, 5 पटवारी हैं, उसको भर्ती जो है ना, उसको ट्रांसफर कहीं से भी करे, कम से कम 50% तो कर दे, हम भी लोगों को कहने के जोग हो जाए। एक डॉक्टर है वेटरनरी का 110 गांव में, तहसीलदार हमारा नहीं, तहसील के अंदर नायब तहसीलदार वो भी नहीं है। तो ये जब ये बजट का हिस्सा नहीं है, परंतु अब मुझे मौका नहीं मिला तो फिर मेरे भी जवाब तलबी हुई, वहां बोल के कह के आया। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि सरकार तक में आप बीच में बोलिए मामून खान जी। मैं आपसे एक बेनती ये करना चाहता हूं
कि हमारे जो प्रभावित क्षेत्र के अंदर जो गांव हैं वो फ्लड की चपेट में आते हैं, उनकी भी जो है ना दोबारा नए सिरे से जांच करवाई जाए और शहरी क्षेत्र में आपूर्ति है, सीवरेज किया, आपके पानी किया और इसके पाइपलाइन की है, ये मैं लिखकर का जो है इनके पास भेज दूंगा और वो हमारी पूरी करा जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री दीपक मंगला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके धन्यवाद करने के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा कि इतना शानदार बजट, ऐतिहासिक बजट जिसमें कोई कर नहीं है, ऐसा शानदार बजट पेश करके विपक्ष की बोलती बंद कर दी। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे विपक्ष के साथी बैठिए, नहीं बीच में नहीं, जो हमारे बीच में लाओ नहीं, आप बोले फिर आप यूं कहोगे हमारे बीच में बोलते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप बैठिए, अपनी जो हमारे टाइम है जब बोलना वो किसी अपने टाइम पे बोलना। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे साथी अभी बजट के बारे में बोल रहे थे, उनके पिछले भी बजट के भाषण उठाइए, वही बात पढ़ी पढ़ाई रिपीट करते हैं। बात की पॉजिटिवली जो अच्छी बात है, उनसे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम विपक्ष करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आफ्ताब जी प्लीज, आप बोलने दे। आप इस बजट के अंदर नहीं, फिर आप कहोगे हमें डिस्टर्ब करेंगे। समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को देख करके ये बजट पेश किया गया है। अगर मैं बात करूं माननीय अध्यक्ष जी कृषि की, तो अब की बार जहां बहुत से कृषि के क्षेत्र के अंदर सरकार काम कर रही है, लेकिन अब की बार जो विशेष तौर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में इस बजट में की है और 20,000 एकड़ क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लक्ष्य को रख करके इस बजट में जो प्रस्ताव किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और प्राकृतिक खेती को लेकर के प्रदेश भर में 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के 500 युवा किसानों को भी ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हमारे क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की एक बहुत बड़ी किसानों की समस्या जल भराव को लेकर के है। उस जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए जो लगभग 50 एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य रखा है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विशेष तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का। हमारा जो मेवात का क्षेत्र है, 3 का क्षेत्र है, मेरे खुद पलवल विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पानी भराव की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें बोरवेल देने का और बहुत बड़ा उसमें हमारी इस जल भराव की समस्या का समाधान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आप इलियास जी, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा तब होता। माननीय अध्यक्ष जी, इलियास जी बैठिए आप। आप मेरे पुराने मित्र हैं, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं मेवात के क्षेत्र में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था, मैंने स्वयं वहां जाकर के जो जल भराव की जो वहां स्थिति है उसको समाधान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, जहां आज प्रदेश के अंदर काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जा रही है, जिसकी प्रशंसा हरियाणा में ही नहीं सारे देश के अंदर हो रही है, वहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में
को लेकर के जो बढ़ावा देने की बात की है, उसी कड़ी के अंदर उस कड़ी के अंदर हमारे देश की पहली यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी दुधौला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और उस यूनिवर्सिटी में 5,000 आप बीच में मत बोले, 5,000 युवाओं ये को गलत परंपरा मत डालें आफ्ताब जी। उसमें मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि नूह क्षेत्र के भी बहुत सारे मेरे युवा आज वहां प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। आपको तो खुश होकर के ताली बजाने का और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम करना है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे इस कौशल विकास के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। 50 राजकीय विद्यालय और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू करने का जो काम किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला, फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। और माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई इसी बजट सत्र में शुरू करने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और मैं अभी जब बहुत से हमारे साथी यहां बोल रहे थे, तो जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनको लेकर के, बेसहारा हमारी गऊ हैं उनको लेकर के बहुत से हमारे विधायकों ने और हमारे साथियों ने चिंता जताई थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस बार बजट के अंदर नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि उपलब्ध करवाने का और गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से लेकर के 10 गुना बढ़ा करके 400 करोड़ करने का काम किया है। मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब तो कम से कम स्वागत कर दो। मैं माननीय अध्यक्ष जी हमारे इस बात के लिए भी मैं इस बात के लिए भी, आप अपने नंबर पे बोलना। देखिए, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। किस बात पे एतराज आपको? किस बात पे एतराज आपको? किस बात पे एतराज है? ऐसे नहीं, ऐसे ना। अभी 40 का 400 करोड़ किया है, इसमें क्या एतराज आपको? आपको एतराज है क्या? बैठिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023-24 में मेट्रो लिंक शुरू करने के प्रस्ताव का भी स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिससे हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए असोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का जो विस्तार किया जाएगा, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से हमारे विधायक साथियों ने अपनी बात शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखी थी। मैं पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, जिसमें एक प्राथमिक एक वरिष्ठ विद्यालय खोले जाएंगे निश्चित तौर पर। इससे हमारे ब्लॉक में, हमारे ग्रामीणांचल में, हमारे शहरों के अंदर हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इससे पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कौशल विकास की बात कर रहे हैं, वह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर के भी प्रदेश के लिए चिंता का काम करने का काम कर रहे हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस बात के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, 3 लाख रुपए तक जो वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, ये भी माननीय अध्यक्ष जी कोई छोटी बात नहीं है। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पर 100, 200, 400 की दवा जिस परिवार के अंदर ना जाती हो। और ऐसे में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी भी हालत बीमारी को लेकर के खस्ता हो जाती है बजट को लेकर के। लेकिन इसमें जो चिरायु योजना, आयुष्मान योजना में 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को शामिल करने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, एक और बात कहना चाहूंगा।
हमारे मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी जो इस बार बजट के अंदर बात की है, मैं इसका भी, इस घोषणा का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने भोजन एवं खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सक्षम सभी जिलों में खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की इस बजट में बात की है। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में एक बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। ऐसे बहुत से काम माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हुए हैं, जहां देश भर में हरियाणा ने अग्रणी बनकर एक संदेश देने का काम किया है। मैं इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रणधीर गोलन जी 6 मिनट में अपनी बात रखें। एक आधी फालतू हुई कोई फर्क नहीं पड़ता जी, एक आधी की तो इजाजत देते ग्रुप अध्यक्ष बोलते हैं। बोलो बोलो 6 मिनट। पहला तो आपका धन्यवाद जी, 14 मिनट तो नहीं हुए जाली मेरी। उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया, ये पिछले बजट से 11% से ज्यादा है। और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं जो 2023-24 के बजट में लागू करने का काम किया है। बारी बारी है तो क्या है उसके लिए मैं नहीं, क्यों नहीं बुलाएंगे ये बता जी, क्यों नहीं बुलाएंगे? वो इंडिपेंडेंट मेंबर बोलेंगे। नहीं नहीं, उस पर एतराज नहीं कर सकते आप। तो आएगा ना आपका नंबर इसके बाद। 2 कौन से को बुलाया? आप कैसे कह रहे हैं ये बात? नहीं, कंटिन्यूस 2 किसको बुलाया है? एक एक को बुला रहे सबको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप बोलिए, बोलन जी बोले आप। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में अनेक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू करने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र योजना, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है, और इस योजना से गरीब का भला होगा। जो परिवार पहचान पत्र योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, भाई बोल लो ना, नहीं 1 मिनट चुप रहो भाई, फिर बोल लियो ना, यार नहीं कोई नहीं यार। अरे अरे कंटिन्यूस करो, क्या होगा? ये एक बड़ी योजना है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है, इसमें फैमिली इनकम का प्रावधान 1,80,000 किया है। लेकिन मेरे बहुत से गरीब साथी जिनकी फैमिली आईडी में कहीं 2.5 लाख इनकम दिखा दी, कहीं 3 लाख इनकम दिखा दी, और जब वो लोग CSC के अंदर जाते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक गरीब परिवार, एक मजदूर, एक दिहाड़ी करने वाला आदमी जो 400-500 रुपए की मजदूरी करता है और सारा दिन कभी ADC ऑफिस में, कभी DC ऑफिस में, कभी हमारे पास चक्कर लगाता है। और कई बार तो जब हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं, कई अधिकारी तो ऐसे हैं, बोले सरकार आपकी है, आप ऊपर से ठीक करा लो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से प्रदेश का भला करने का काम किया है, लेकिन जो खामियां हैं उनको दूर करने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देके इनको ठीक कराने का काम करे। 6-6 महीने एक गरीब आदमी को चक्कर काटने पड़ गए, कभी ADC ऑफिस में। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं 3 महीने से बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी अधिकारी के पास जाता हूं चंडीगढ़ के अंदर, 5-6 पेंशन लेकर गया, आज तक ठीक नहीं हुई। उसकी पेंशन दिखा दी, अनपढ़ आदमी नौकरी दिखा रखे, बोले पेंशन आवा तेरी। तो इस प्रकार की जो खामियां हैं उनको दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ठीक कराने का काम करें। आने वाला समय चुनावी वर्ष है, अगर हम इसी प्रकार से खामियां भुगतते रहे
तो हमें नुकसान उठाने का भी काम हमारी सरकार को और हमको करना पड़ेगा।